जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हिमाचल से बताते हैं। हिमाचल के संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि हिमाचल का रिकवरी रेट इस वक्त 85% पहुंच चुका है। राज्य में अब एक्टिव केसेस की संख्या 23,053। हिमाचल प्रदेश के संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। हिमाचल में रिकवरी रेट 85% पहुंच चुका है। आपको इस वक्त जो बीते 24 घंटों के आंकड़े हैं वो बता रहे। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या अब 23,053 पहुंच चुकी है। इसी के साथ साथ बीते 24 घंटों में कोरोना के कारण 60 लोगों की जान जा चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या 23,000 के पार है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको सभी जिलों की सिलसिलेवार तरीके से जानकारी देते हैं कि किस जिले में कितने इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। बीते 24 घंटों में बता रहे 60 लोगों की मौत। बिलासपुर में इस वक्त 1501 एक्टिव केसेस, हमीरपुर में 1663, कांगड़ा जिले में आंकड़ा 6832, किन्नौर में 502, कुल्लू में 785 कुल एक्टिव केसेस इस वक्त है। स्पीति में 155, मंडी जिले में 2391, शिमला जिले में 2606 इस वक्त एक्टिव केसेस है। सोलन जिले में 1938, ऊना में 1561 कुल एक्टिव केसेस, बिलासपुर जिले में 1501, चंबा जिले में 1363 कुल एक्टिव केसेस। तो हिमाचल में कोरोना की जो स्थिति है वो अब धीरे धीरे ठीक होती जा रही, क्योंकि संक्रमण दर धीरे धीरे गिरता जा रहा है। इस खबर पर, इस मौजूदा हालात पर हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी से वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ज्यादा जानकारी देंगे। सबसे पहले डॉक्टर जनकराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या कुछ है कोरोना की? देखिए, वर्तमान समय में हमारे पास मरीजों का आंकड़ा है वह उसमें प्रतिदिन गिरावट दर्ज की जा रही है, और ये आंकड़ा हमारे 330 बिस्तरों में से लगभग 297 बेड्स भरे गए। मैक्सिमम आंकड़ा यहाँ तक पहुंचा, और उसके बाद पिछले एक हफ्ते से लगातार इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है, और वर्तमान समय में हमारे पास भर्ती मरीजों की संख्या लगभग 200 के करीब है। और इस कोरोना से निपटने के लिए जो हमारी तैयारियां रही इस दौरान, वो हमने क्या क्या कार्य इस अस्पताल में सरकार के माध्यम से हुए, जो सरकार ने क्या क्या यहाँ पे किया, वह सब मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या में बढ़ोतरी हुई, लगभग नए 500 सिलेंडर यहाँ पे लाए गए। 20,000 लीटर का लिक्विड ऑक्सीजन टैंक यहाँ पर स्थापित किया गया। 1000 लीटर पर मिनट कैपेसिटी के 2 PSA प्लांट यहाँ पर स्थापित किए गए, जो बहुत जल्द यहाँ पर कमीशन किए जाएंगे। और लगभग 280 के करीब नए कर्मचारियों, जिसमें स्टाफ नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स और वार्ड बॉयज, क्लास 4 सैनिटरी कर्मचारी, ये विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्तियां की गई। एक और चीज हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर कोविड के लिए मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया गया, जो 18 बेड की कैपेसिटी का था, और 10 बेड का मेडिकल वार्ड में नया आईसीयू भी इस कोविड काल के दौरान कोविड के मरीजों के लिए बनाया गया। और वेंटिलेटर की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई। वर्तमान समय में हमें लगभग 50 नए वेंटिलेटर लगभग इसी महीने जो है वो सरकार के द्वारा मुहैया करवाए गए हैं, और हमारे संस्थान में वेंटिलेटर की संख्या बढ़कर 115 के करीब हो गई है। जी सर, आपने बताया कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं अच्छी की गई। आईजीएमसी की अगर बात करें तो मरीजों की अमूमन शिकायत होती है कि आईजीएमसी में व्यवस्थाएं ठीक नहीं। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो चीज है कोविड, और खासकर कोरोना की बात करें तो ये हम सब के लिए एक नई चीज थी। हम सब लोगों को इससे कैसे निपटना है, चाहे वो आईजीएमसी की बात कर लो, चाहे देश विदेश किसी भी अस्पताल की बात कर लो, ये सब के लिए, संपूर्ण चिकित्सा जगत के लिए एक नई चीज थी। तो हमारे किए गए कामों के द्वारा, हमारे कामों की
फीडबैक के आधार पर हम निरंतर सुधार करते रहे हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी जो भी फीडबैक हमें पब्लिक से जो है भर्ती मरीजों से मिलता रहता है, उस पर अनुरूप कार्य करते हुए हम और बेहतर स्थिति में हम सेवाएं देने के लिए सक्षम होंगे। जी, चूंकि आईजीएमसी में ज्यादातर शिकायतें आती थी क्योंकि व्यवस्थाएं ठीक नहीं, और इसी को लेकर प्रशासन अब अलर्ट हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि 15 जो है डॉक्टरों की विशेष टीम तैयार की जा रही है। क्या कौन कौन इस टीम में शामिल होगा सर, और किस तरह से मरीजों की देखभाल की जाएगी? देखिए, हमने इसमें क्या किया है कि हमने विभिन्न कार्यों के लिए सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में अन्य डॉक्टर्स की और अन्य मेंबर्स की टीमें बनाई हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो बेड कैपेसिटी को लेकर हो, चाहे वो डाइट को लेकर हो, चाहे वो सैनिटेशन को लेकर हो। तो हर प्रत्येक विभाग के हमने ये सुनिश्चित किया है कि संपूर्ण अस्पताल में जो लोग जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उन सब की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उन सब के आइडियाज के अनुरूप और उन सब की सम्मिलित किए करें और सबका संपूर्ण सहयोग लेते हुए हम मरीजों को कुछ बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, व्यवस्थाएं बेहतर करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। उम्मीद है कि व्यवस्थाएं और ज्यादा बेहतर की जाएगी। सर, ब्लैक फंगस अब एंटर हो चुका है, आईजीएमसी में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से की जा रही है? देखिए, ब्लैक फंगस के बारे में मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह एक नॉन कंटेजियस डिजीज है, मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती है। इलाज के दौरान कई बार कोविड के मरीजों में खासकर ऐसा देखा गया है कि उनको इस तरह की शिकायत होती है, तो उसको देखते हुए हमारे यहाँ पर 10 बिस्तरीय सुविधा अलग से इनको कोविड के या पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए ब्लैक फंगस के साथ लक्षणों के साथ जो आ रहे हैं उनके लिए बनाई गई है। और वर्तमान समय में हमारे पास 5 मरीज को जो पूरे प्रदेश भर में आए हैं, उसमें से 3 मरीज हमारे संस्थान में पाए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 व्यक्तियों की सर्जरी यहाँ पर हो चुकी है और उनका आगामी इलाज जो है वो किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं वह भी तुरंत आने वाले समय में स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। और बाकी समस्त लोगों को, आम जनमानस को हमारी यही एक सलाह रहेगी कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। यह कोई ऐसी संक्रामक या एक दूसरे से व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी नहीं है। जी सर, चूंकि अब वैक्सीनेशन अभियान जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है, और इसी बीच आपसे जानना चाहेंगे कि आईजीएमसी में किस तरह से और राजधानी शिमला में किस तरह से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, कितने लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और क्या आईजीएमसी में भी कहा ये जा रहा है कि वैक्सीन की अभी तक तो कोई कमी नहीं, आपके पास कितना स्टॉक इस वक्त उपलब्ध है? देखिए, हमारे पास वैक्सीन का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। हम बताना चाहेंगे कि वैक्सीन जो लगाने की प्रोसेस है वो 2 श्रेणियों के द्वारा चलाई जा रही है। प्रथम श्रेणी वह है जो 45 वर्ष से अधिक वह लोग, और दूसरी श्रेणी वह लोग जो 18 से 44 वर्ष के बीच में है। वह लोग जिनको दूसरी डोज लगनी है, इन दूसरी डोज लगने वाले और 45 वर्ष से अधिक इन लोगों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। केवल और केवल 18 से 44 साल के बीच की जो वैक्सीनेशन है उसको अभी थोड़ा नियंत्रित तरीके से चलाया जा रहा है। सबको मालूम है कि प्रदेश भर में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर जो है वो कमियां नजर आई हैं, तो हम उम्मीद करते हैं प्रदेश सरकार इस पर कार्यरत है और बहुत जल्द ये उपलब्धता जो है वो सुचारू रूप से सुनिश्चित हो जाएगी। उसके बाद इस तरह की जो लोगों को इंतजार करना या तो वैक्सीन लगाने के लिए अपने स्लॉट बुकिंग करवाना, इस तरह की जो समस्याएं लोगों को आ रही हैं उनसे भी निजात मिलेगी। जी, अन्य राज्यों की अगर बात करें तो कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां पर अस्पतालों में बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन राजधानी शिमला में इस तरह के मामले सामने नहीं आए। आगे के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं आपकी तरफ से और की जा रही है, आपके अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है कि इस तरह की कमी ना आए, क्योंकि 3rd वेव आनी अभी बाकी है? देखिए, 3rd वेव के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने अस्पतालों को जो निर्देश जारी किए हैं बिस्तरों की संख्या के लिए और बाकी अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के लिए, उस पर अस्पताल प्रशासन ने अभी से कार्य करना शुरू कर दिया है। और रही खास बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की जो यहाँ पर उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करने के लिए, जैसे हमने पहले भी कहा कि 20,000 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन टैंक, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक यहाँ पर स्थापित हो चुका है, वो कार्य करना शुरू कर रहा है। और साथ ही साथ हमारा अपना यहाँ पर संस्थान का एयर सेपरेशन यूनिट है जो एक दिन में लगभग
35 लाख क्यूबिक लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। और इसके साथ साथ 2 नए पीएसए प्लांट भारत सरकार के माध्यम से प्रदेश सरकार ने यहाँ पर हमें उपलब्ध करवाए हैं, और वो भी आने वाले 1 हफ्ते में यहाँ पर कार्य करना शुरू कर देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि इस वर्तमान समय में भी, आने वाले भविष्य में भी इस संस्थान में और हमारे इलाकों में और हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत नजर नहीं आएगी। जी, अभी सर सेकेंड वेव चल रही है और थर्ड वेव ने अभी तक दस्तक दी भी नहीं। कहा यह जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा खतरा होगा। आपसे जानना चाहेंगे, आप हिमाचल वासियों को किस तरह से एडवाइस देते, क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि बच्चों को कैसे इस थर्ड वेव से बचाया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे लोगों को कि प्रथम वेव आई, दूसरी वेव अभी इस वर्तमान में चल रही है, तीसरी वेव आने की अभी बातें हो रही हैं। तो बच्चे, ऐसा नहीं है कि प्रथम वेव में बच्चों का एक्सपोजर नहीं हुआ, सेकंड वेव में बच्चों का एक्सपोजर नहीं हुआ है। एक्सपोजर बच्चों का प्रथम वेव और दूसरी वेव में होता रहा है। हमने केवल और केवल इस बात पे ध्यान देना है कि हमारा जो सामाजिक दैनिक दिनचर्या है वह अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर के चलते बनी रहे। और ये अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर मात्र 1-2 दिनों की बात नहीं है, ये हमें अपने जीवन शैली में ये इसको मूलभूत परिवर्तन करने ही होंगे। यह तो है बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात। और इस बात की केवल आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि तीसरी वेव में बच्चों पे अधिक संक्रमण होगा, पर हम आशा करते हैं, क्योंकि बच्चे अभी तक भी अछूते नहीं रहे हैं इस संक्रमण से प्रथम वेव में, क्योंकि वही वातावरण बड़ों को मिला है, वही वातावरण बच्चों को मिला है। घर वालों, घर का कोई सदस्य अगर बाहर जाता है तो वो घर में आके बच्चों से भी उनकी मुलाकात स्वाभाविक है होती रही है। तो इस तरह के कोई बच्चे इस आइसोलेटेड नहीं रखे गए अभी तक। तो केवल और केवल बच्चों के लिए घातक होगी, ऐसा कहना हम समझते हैं जल्दबाजी है। हमें अपनी तैयारियां पुख्ता करने की आवश्यकता है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो अन्य जनसंख्या के लोग हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि तैयारियां खुद करने की जरूरत है, सावधानी खुद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर लापरवाही बरतेंगे तो मामले लगातार बढ़ते जाएंगे। चूंकि सर ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस और अब देश में पहला मामला गाजियाबाद से येलो फंगस का भी सामने आया था। हम चाहते हैं कि आप हमारे जो हिमाचल वासी उनको एडवाइस दें, उनसे क्या अपील आप करना चाहते हैं और किस तरह से वो खुद को सुरक्षित रख सकें? देखिए, हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो भी रियायतें लॉकडाउन के बाद सरकार ने दी, वह सरकार के द्वारा दी गई रियायतें हैं। कोरोना से हमें वर्तमान समय में भी और आने वाले निकट भविष्य में भी हम लोगों को कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर की और अन्य बातें कि कैसे अपने आप को कोविड से सुरक्षित रखें, बहुत जरूरी ना हो तो घरों से ना निकलें, मास्क का सदा उपयोग करें, अपनी पर्सनल हाइजीन और अपनी सामाजिक अपने अड़ोस पड़ोस की सफाई व्यवस्था उसका ध्यान रखें। और जो हमारी पुरानी जो परंपराएं, जो पुरानी व्यवस्थाएं थी कि भीड़ में जाना, बहुत ज्यादा भीड़, कोई भी फंक्शन के लिए इकट्ठा करना, उस तरह की चीजों में हमें मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। क्योंकि कोरोना आने वाले कई वर्षों तक, हम बार बार कह रहे हैं, आने वाले कई वर्षों तक हम लोगों से दूर नहीं होगा। जी सर, चूंकि ऑक्सीजन देरी से मिलने के चलते कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है, इसे प्रशासन की लापरवाही माने या फिर क्या? देखिए, ऐसा है, हम इस बात पे आपका बताना चाहेंगे कि जब लोगों के फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं तो हम ऑक्सीजन देने के बावजूद भी उनके शरीर में ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो बढ़ नहीं पाती है। तो पेशेंट के कई बार जब पॉजिटिव साथी जो साथ उस वक्त होते हैं तो उनको लगता है कि ये ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए इनकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, वह केवल हमारा चिकित्सीय जितना भी चिकित्सा व्यवस्था है उस सब का कार्य है ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाना। उस ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर में ले जाने का कार्य फेफड़े करते हैं। और वर्तमान समय में किस पूरी दुनिया में ऐसी कोई दवाई हमारे पास उपलब्ध नहीं है जो इस बीमारी को ठीक कर सके, जो फेफड़ों को ठीक कर सके, ताकि फेफड़े उस दी गई ऑक्सीजन को सुचारू रूप से शरीर में ले जाएं। तो अक्सर इस चीज को लोग इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये ऑक्सीजन की कमी है इसलिए मेरे व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसा नहीं है। हमारे संस्थान में अपने संस्थान की अगर बात करें, पूरे प्रदेश की भी अगर बात करें, एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जिनको मूलभूत चिकित्सीय सुविधा जो वर्तमान समय में वांछित है सबको मिलनी चाहिए,
उससे वंचित रहना पड़ा हो। जी सर, चूंकि एक टाइम ऐसा था कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो एक्टिव केसेस की संख्या हिमाचल में 40,000 को पार कर चुकी थी, लेकिन अब ये आंकड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अब ये आंकड़ा करीब 23,000 के आसपास पहुंच चुका है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ और व्यवस्थाओं को बेहतर करना चाहिए ताकि जो क्या कुछ और नियम बनाने चाहिए ताकि जो आंकड़े हैं और कम आ सके और हिमाचल पूरी तरह से कोविड मुक्त हो सके? देखिए, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार को बंदिशें लगानी पड़ती है, हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। ये केवल और केवल पब्लिक पर ये डिपेंड करता है कि हमने इन बंदिशों के साथ कितने समय तक रहना है या हमने किस स्तर की बंदिशों के साथ जीना है। जैसे सेकंड वेव आने से पहले की जो स्थितियां थी, बंदिशें थी पर फिर भी हमारी जो लाइफ है वो आसानी से चल रही थी। फिर एकाएक संख्या बढ़ी और बंदिशों का और जो सख्ती है वो की गई। तो आने वाले समय में, जैसे वर्तमान में अभी संख्या में कमी दर्ज की जा रही है, तो आने वाले समय में इसमें दोबारा से बढ़ोतरी ना हो और सरकार को दोबारा से बंदिशें ना लगानी पड़े, इस पर एक ही मूल मंत्र है, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर। यही एक चीज है जो हमें अपने रूटीन लाइफ में और अपनी डेली रूटीन में सदा के लिए इसको अपनाना होगा। हम सब लोग इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि हमारा जीवन अब बदल चुका है। कोविड से पहले का जीवन और कोविड के साथ कोविड के बाद का जीवन हमारा अलग होने वाला है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड से पहले का और कोविड से बाद की लाइफ चेंज हो चुकी है, बदल चुका है। सर, चूंकि आप आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और आईजीएमसी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और पुराने अस्पतालों में से एक है, क्यों ऐसा है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है? कई बार देखते हैं कि लोग भारी मात्रा में वहाँ पर भारी संख्या में मौजूद होते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं वहाँ पर सुचारू क्यों नहीं, इसके पीछे का कारण? देखिए, हमारी व्यवस्थाएं सुचारू हैं। हमें बताना चाहेंगे, हमारे संस्थान में लगभग 3,000 के करीब कोविड मरीजों का अभी तक इलाज किया गया है और लगभग 500 के करीब उसमें मरीजों की मृत्यु भी हुई है। और हमारे यहाँ संस्थान में कम से कम 15 से अधिक लोगों में कोविड पॉजिटिव लोगों का ऑपरेशन विभिन्न बीमारियों के लिए किए गए हैं और लगभग 250 के करीब लोगों की डायलिसिस जो कोविड पॉजिटिव थे उनका भी किया जाता रहा है। ये जैसे प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, प्रदेश भर से गंभीर स्थिति में लोग आते हैं। लोगों को बहुत आशाएं होती हैं कि हम बड़े अस्पताल जा रहे हैं, हम ठीक हो जाएंगे, पर इस बीमारी के आगे हम सब लोग बेबस हैं। हमारी सारे प्रयासों पे उस वक्त पानी फिर जाता है जब हम किसी मरीज की जान बचाने में वो कामयाब नहीं हो पाते और उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनके दुख को हम उस वक्त एड्रेस करने जब लगते हैं तो कई बार उनकी भावनात्मक रिएक्शन ऐसे होते हैं कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे ऐसा पिक्चर सामने आता है कि कुछ कमी थी। क्योंकि ऐसी कोई कमी नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो ठीक हुए हैं और जो यहाँ से ठीक हो गए हैं, उनका फीडबैक भी हमारे पास है और समय समय पर जो उन लोगों की फीडबैक के अनुसार हम लोगों को जो उचित लगा कि ये परिवर्तन किए जाने चाहिए, हमने वो किए हैं। हमने ऑक्सीजन के लिए अलग से 20 सदस्यीय टीम बनाई है जो विभिन्न वार्डों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, सिलेंडर चेंज करना, सिलेंडर पहुंचाना, इस सारे कार्य को देखरेख करती है। एक वरिष्ठ सीनियर डॉक्टर की अध्यक्षता में ये टीम कार्य करती है। 24 घंटे ये निगरानी पे रखते हैं। खाने की व्यवस्था को लेकर हमने एक सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में टीम बनाई है। सफाई व्यवस्था के लिए हमने एक अलग से टीम बनाई है। मरीजों के तीमारदारों को मरीजों की यथास्थिति के बारे में सुचारू रूप से जानकारी मिलती रहे, इसलिए हमने 20 सदस्यीय कम्युनिकेशन टीम बनाई है जो प्रत्येक मरीज के साथी को, परिवार वालों को उस मरीज की दैनिक जो भी उसकी रिपोर्ट है, प्रोग्रेस, वो ठीक हो रहे हैं, वो उनकी स्थिति बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है, उस बारे में परिवार को सूचित करते रहते हैं। जी सर, तो चूंकि अस्पतालों में डॉक्टर्स खुद अपनी जान पर खेलकर मरीजों की जान बचा रहे हैं, उम्मीद है व्यवस्थाएं और ज्यादा बेहतर की जाएगी, चूंकि व्यवस्थाएं अभी भी बेहतर है और लोगों को आईजीएमसी शिमला में बेहतर इलाज मिल रहा है। आपका शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए डॉक्टर जनक।